अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो हमारे पास टॉपिक है लैम्डा म्यू थ्योरम। सो डिस्कस करते हैं व्हाट इज लैम्डा म्यू थ्योरम। लैम्डा म्यू थ्योरम आपके पास एग्जाम्स में दो तरीकों से आ सकता है, बल्कि तीन तरीकों से। तीसरा तरीका मैं थोड़ा सा लेट बताऊंगा, पहले मैं दो तरीके बताऊंगा। आपके पास एक क्वेश्चन कुछ इस तरह आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव लैम्डा म्यू थ्योरम, या आपके पास ये स्टेटमेंट आ सकती है और आप इसकी स्टेटमेंट अगर आपको गिवन हो तब आप इसको प्रूव करेंगे। सो लैम्डा म्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? पहले मैंने जैसा कि आप पहले बताया था आपको कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो पहले आप उसकी स्टेटमेंट को समझा करें। सो पहले हम समझते हैं इसकी स्टेटमेंट को। लैम्डा म्यू थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, इफ टू कंकरेंट फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय lambda OA and mu OB, then their resultant is given by lambda plus mu OC, where C divides AB into ratio AC dot CB, which is equal to mu ratio lambda। पहले नंबर पर हम स्टेटमेंट को समझते हैं और जो स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें, आपको कहा गया इफ टू कंकरेंट फोर्सेस। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कंकरेंट फोर्सेस क्या होती है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के लास्ट में कंकरेंट फोर्सेस को ही डिफाइन किया था, लेकिन अब मैं दोबारा आपको कंकरेंट फोर्सेस समझा देता हूं। बच्चों, कंकरेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं। मतलब यह है कि जब आपके पास दो या दो से ज्यादा फोर्सेस किसी एक पॉइंट पर मिले या किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को ज्वाइन करें, उन फोर्सेस को कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। अब इनकी डायरेक्शन भले से डिफरेंट भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं F1 एक फोर्स है और दूसरी फोर्स है F2, तीसरी फोर्स है F3 और चौथी फोर्स है F4 और पांचवी फोर्स इसकी तरफ है F5। अब ये जो सारी फोर्सेस हैं, ये देखिए इनका मीटिंग पॉइंट एक है, तो इन फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्सेस कह सकते हैं। वो फोर्सेस जिनका ज्वाइनिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट या जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट कर रही हो, उन फोर्सेस को कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। सो हमारी स्टेटमेंट में कहा गया इफ टू कंकरेंट फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा OA एंड म्यू OB, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय लैम्डा प्लस म्यू OC। तो हमारे पास बेसिकली ये है कि हमारे पास ये दो रिजल्टेंट कंकरेंट फोर्सेस हैं, लैम्डा OA एंड लैम्डा म्यू OB। हमने शो करना है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो इक्वल है लैम्डा प्लस म्यू OC के। और C क्या है? C एक ऐसा पॉइंट है जो कि A और B को एक रेशियो में डिवाइड करेगा, जो रेशियो क्या है? AC रेशियो CB इज इक्वल टू म्यू रेशियो लैम्डा। सो मैं पहले आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूं कि वो कैसे होगी। तो हमारे पास पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। सवाल में कहा गया इफ टू कंकरेंट फोर्सेस, सपोज दैट आई हैव वन कंकरेंट फोर्स, सपोज दैट मेरे पास एक फोर्स है जिसे मैंने कहा गया है OA। हम इसको लिख सकते हैं क्या कहा गया? लैम्डा OA। दूसरी फोर्स कौन सी है? सपोज दैट मेरे पास एक दूसरी फोर्स है, मैं इसको नाम देता हूं B का, और ये कौन सी है? म्यू OB। और इनकी जो रिजल्टेंट है वो क्या हमारे पास है? OC। अब ये OC जो है बेसिकली ये डिवाइड कर रहा है AB को किस रेशियो में? म्यू रेशियो लैम्डा की फॉर्म में। तो मतलब ये हो कि यहाँ पर म्यू है, यहाँ पर लैम्डा है, और ये किसके इक्वल है? OC। OC हमारे पास है लैम्डा प्लस म्यू OC। ओके, अब हमारा टारगेट ये है, बेसिकली हम जो शो करवाना चाह रहे हैं वो ये होगा कि लैम्डा OA प्लस म्यू OB विच इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू OC। ये बच्चों हमारा टारगेट है। अब पेपर में आपके पास एक तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन आ सकता है स्टेट एंड प्रूव लैम्डा म्यू थ्योरम, दूसरा जस्ट आपके पास ये स्टेटमेंट आ सकती है, तीसरा आपके पास ये आ सकता है कि प्रूव दैट लैम्डा OA प्लस म्यू OB इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू OC। तो ये जो लैम्डा म्यू थ्योरम है ये तीन तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अब आपको अगर ये डायग्राम समझ आ गई है तो आपने इसको लिखना कैसे है जरा वो देखिएगा। हम लिख सकते हैं इसको कंसीडरिंग टू कंकरेंट फोर्सेस लैम्डा OA
and UOB as shown। अब आपके पास, अब मैं इसका प्रूफ लिख रहा हूं। प्रूफ में पहले आपने क्या करना है कि ये प्रूफ लिखना है। प्रूफ लिखने के बाद आपने ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम लिखने के बाद आपने ये लिखना है। अच्छा, अब आप अगर इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है। कौन कौन सी? OCA और दूसरी कौन सी है? OCB। अगर मैं इसको कुछ इस तरह दूं नाम, नोटेशन, तो मेरे पास दो ट्रायंगल बन रही है। हमने इन दो ट्रायंगल्स को OCA और OCB की मदद से ये वाला जो रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ये हम प्रूव करेंगे। आप इसे लिख सकते हैं बाय वेक्टर ट्रायंगल OCA, या आप जस्ट लिख लें कि बाय ट्रायंगल OCA। बाय ट्रायंगल OCA हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? हमारे पास आएगा OA इज इक्वल टू OC प्लस CB। आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। सिमिलरली आपके पास दूसरी ट्रायंगल भी बन रही है, और वो कौन सी है? OCB। आप इसको लिखें बाय वेक्टर ट्रायंगल, या जस्ट आप लिख लें बाय ट्रायंगल OCB। हमारे पास OCB ट्रायंगल की मदद से क्या रिजल्ट आएगा? OB इज इक्वल टू आएगा OC प्लस CB। यहां पे मिस्टेक है, आप इसे ए कर दें। ओके, अच्छा बच्चों, अब सवाल यह है कि हम इसको स्टेट नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हम कहते हैं ये स्टेट नंबर 2 है। अब सवाल ये है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा है OA इज इक्वल टू OC प्लस CA, और दूसरा मैंने ट्रायंगल की मदद से लिखा है OB इज इक्वल टू OC प्लस CB। सवाल यह है कि हमने इसको ऐसे ही क्यों लिखा है? अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है OCA, तो क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते? CA इज इक्वल टू OA प्लस OC। ये भी तो पॉसिबल था इसको लिखना। क्या हम इसको यूं नहीं लिख सकते थे? OC इज इक्वल टू CA प्लस OA। क्या ये भी तो पॉसिबल था? लेकिन हमने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा? हमने इसको इस फॉर्म में ही क्यों लिखा है? आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं आपको ये OA इज इक्वल टू OC प्लस CA की रीजन, या OB इज इक्वल टू OC प्लस CB की रीजन जरा इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि हम किस तरह ये पॉसिबल है कि जो लिख रहे हैं OA इज इक्वल टू OC प्लस CA राइट है या नहीं। ओके बच्चों, हमारे पास बेसिकली 3 तरीके हैं इसको बताने के कि क्या ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ये सही है या गलत है। बेसिकली हमारे पास एक होता है वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल, बाय लॉ ऑफ ट्रायंगल। वो क्या होता है? सपोज दैट मेरे पास एक ट्रायंगल है OAC, और बेसिकली मेरे पास एक ट्रायंगल है OAC। अब मैंने इस ट्रायंगल को लिखा है OA इज इक्वल टू OC प्लस CA। अब सवाल ये है कि हम इसको इस तरह क्यों नहीं लिख सकते? OC इज इक्वल टू OA प्लस CA, इस वे में हम क्यों नहीं लिख सकते? और दूसरा, हम इसको इस तरह क्यों नहीं लिख सकते? CA इज इक्वल टू OC प्लस OA। वजह क्या है कि हमने जस्ट इसको इस फॉर्म में लिखा? स्टूडेंट्स, हमारे पास लॉ ऑफ ट्रायंगल कुछ इस तरह स्टेट करता है, या इसकी स्टेटमेंट इस तरह है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड साइड। अब आपका ये भी सवाल हो सकता है कि ये भी तो इसी तरह लिखा हुआ है, सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। तो फिर आपने इस वजह से इसको इधर ही क्यों लिखा है? यानी कि स्पेसिफिक O इज इक्वल टू OC प्लस CA ही हमने क्यों लिखा है? बेसिकली बच्चों, पूरी जो इसकी कंडीशन होती है वो ये होता है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली जो सबसे बड़ी साइड ऑफ ट्रायंगल होती है वो इक्वल होती है दो छोटी साइड ऑफ ट्रायंगल के। ओके, तो हमारे पास ये जो छोटी साइड्स हैं वो है OC और CA। ये किसके इक्वल आएगी? बेसिकली ये OA के इक्वल आएगी। सो लॉ ऑफ ट्रायंगल हमारे पास ये कहता है कि जो सबसे बड़ी साइड है किसी भी ट्रायंगल की वो इक्वल होती है अपनी दो छोटी साइड्स के सम के। सो इसी वजह से हमारे पास OA इज इक्वल टू OC
प्लस सी ए वैलिड है, ये और ये हम नहीं लिख सकते। मैं आपको दूसरी रीजन देता हूं कि हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा। बच्चों आपके पास वेक्टर हेड टू टेल रूल का एक तरीकाकार होता है एडिशन का। सपोज दैट मेरे पास एक वेक्टर है, मैं इसको नाम देता हूं ओ ए और दूसरा वेक्टर है ओ बी, इसको हम नाम देते हैं बी का। अब अगर हमने इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो वो कैसे आता है, ये वेक्टर हमारे पास आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा। सपोज दैट हम इसको r का नाम दें, r किसके इक्वल आएगा, हम इसे दे देते हैं a का नाम और इसे कहते हैं b का, तो किसके इक्वल आएगा a प्लस b। ओके, सो हम इसको यूं कह सकते हैं कि जब कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर की हेड के साथ मिल रहा हो तो वो वेक्टर बेसिकली हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है। और इसी तरह अगर हम इसी के तनाजुर को देखें, इसी को देखें, तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ओ सी ए, इसमें जरा देखिएगा, अब ये ओ ए है वेक्टर, ये ओ सी है और ये सी ए है। देखिए जरा ओ ए वेक्टर का हेड सी ए वेक्टर के हेड के साथ मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो ओ ए है बेसिकली ये हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका। सो इसी के बुनियाद पर अगर हम इसे ओ सी का नाम दे रहे हैं और इसे हम सी ए का नाम दे रहे हैं तो ये ओ ए बेसिकली इक्वल आ जाएगा ओ सी प्लस सी ए के। और तीसरी रीजन क्या है बच्चों, तीसरी रीजन बेसिकली आपको क्वेश्चन में कहा गया कि इफ टू कंकरेंट फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा ओ ए, तो मतलब यह है कि हमें जो एक रिजल्ट चाहिए, जो एक स्टेटमेंट चाहिए वो ओ ए की फॉर्म में ही चाहिए। और वो ओ ए की फॉर्म में कैसे होगी, ओ ए इक्वल टू ओ सी प्लस सी ए। अच्छा, अब सवाल एक और भी यहाँ पे आता है कि हमारे पास यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी ओ ए के साथ लैम्डा है और यहाँ ओ सी के साथ लैम्डा प्लस म्यू है, तो हमने इसमें ओ ए के साथ लैम्डा क्यों नहीं लिखा और सी ओ सी के साथ लैम्डा प्लस म्यू क्यों नहीं लिखा। सवाल ये भी तो हो सकता है। तो बच्चों जब भी आप वेक्टर की हेड टू टेल रूल या वेक्टर की एडिशन कर रहे होते हैं तो उसके स्केलर्स को आप निग्लेक्ट कर देते हैं, कंसीडर नहीं करते। तो ये जो है लैम्डा या म्यू ये आपके पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो जब आप वेक्टर हेड टू टेल रूल की मदद से एडिशन कर रहे हैं या लॉ ऑफ ट्रायंगल की मदद से वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं या लॉ ऑफ ट्रायंगल आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त इनके स्केलर्स साथ में नहीं आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी ए क्यों आया। इसी तरह आपके पास ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी के इक्वल आएगा। आप यहां पर भी वेक्टर की नोटेशन डाल रहे हैं। ओके, अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हो गई। अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with lambda and equation 2 with mu। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बनेगी, lambda OA is equal to lambda OC plus lambda CA। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, mu OB which is equal to mu OC plus mu CB। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। हमने ये रिजल्ट लाना है, तो ये रिजल्ट कब पॉसिबल है, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें। सो बाय एडिंग इक्वेशन 3 and 4 तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, लैम्डा OA इक्वल होगा लैम्डा OA प्लस म्यू OB इक्वल आ जाएगा लैम्डा OC प्लस लैम्डा CA प्लस म्यू OC प्लस म्यू CB। तो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, लैम्डा OA प्लस म्यू OB which is equal to, अब OC वाली एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, इनको इकट्ठा करें तो हमारे पास लैम्डा प्लस म्यू OC की फॉर्म में आ गया। जरा गौर करें बच्चों, इसमें OC है और इसमें भी
हमारे पास OC है, तो मैंने OC को कॉमन लिया, लैम्डा प्लस म्यू की फॉर्म में आ गई था, और बाकी क्या बची हमारे पास लैम्डा CA प्लस म्यू CB। ओके, हमारे पास इसी हद तक ये रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। हमें चाहिए था लैम्डा OA प्लस म्यू OB व्हिच इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू OC। अब हमारे पास इस टर्म का क्या करना है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारे पास गिवन कंडीशन क्या थी कि वेयर C डिवाइड्स AB इनटू रेशियो AC रेशियो CB व्हिच इज इक्वल टू म्यू रेशियो म्यू की फॉर्म में, सॉरी म्यू रेशियो लैम्डा की फॉर्म में। तो हम अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अब ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप लिख सकते हैं कि AC लाइन सेगमेंट रेशियो CB लाइन सेगमेंट इक्वल है म्यू रेशियो लैम्डा के। ओके, मैं इसको कुछ इस तरह लिखता हूं, यहां से रेस कर लेते हैं। हमारे पास हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, इसे हम नाम दे देते हैं इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का, और इसे क्या लेते हैं 6 बाय इक्वेशन 6। हमारे पास क्या है इक्वेशन 6? वो है AC रेशियो CB इक्वल है म्यू रेशियो लैम्डा। हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं AC ओवर CB which is equal to म्यू ओवर लैम्डा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं लैम्डा AC which is equal to म्यू CB। अब ये हमारे पास AC और CB एक वेक्टर बन चुके हैं, क्योंकि वहां पर ये लाइन सेगमेंट थे और लाइन वेक्टर रेशियो की फॉर्म में नहीं होते। अब ये रेशियो की फॉर्म में नहीं है, तो ये वेक्टर बन चुके हैं। तो क्या मैं अगर AC को CA लिखूं तो साथ में कौन सा साइन लगाऊंगा? नेगेटिव का साइन लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि आपको पता है कि जब वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है तो वो नेगेटिव के इक्वल आता है। तो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं माइनस लैम्डा CA which is equal to म्यू CB। ओके, हम इसको 7 का नाम दे देते हैं। अब हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं लैम्डा, हम इस इक्वेशन को इस साइड पर लेकर जाएं तो लैम्डा CA प्लस म्यू CB किसके इक्वल आ जाएगा? 0 की। तो अब हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 8 को अगर हम अपने इक्वेशन नंबर 5 में देखें तो 5 में क्या था? लैम्डा CA प्लस म्यू CB। हम इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं? ये 0 रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी जगह पर 0 को रिप्लेस करें तो बाय रिप्लेसिंग बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ 8 in 5 वी गेट रिजल्ट। हमारे पास कौन सा रिजल्ट आएगा? जब हम 5 में इस इक्वेशन में ये वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा OA प्लस म्यू OB इक्वल होगा लैम्डा प्लस म्यू OC which is required proof of lambda mu theorem या which is required statement of lambda mu theorem। ओके बच्चों, अब आप इस स्टेटमेंट को किस तरह स्केलर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं? मैं एक दफा आपको रिवाइज करवा देता हूं। हमारे पास बेसिकली कंकरेंट फोर्सेस थी। कंकरेंट फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो एक पॉइंट पे मीट करती हैं। मैंने उसका नाम दिया लैम्डा OA और म्यू OB का, जो कि एक C रिजल्टेंट वेक्टर की फॉर्म में लैम्डा प्लस म्यू OC की फॉर्म में, और C ने डिवाइड किया AB को रेशियो किसमें? म्यू और लैम्डा की रेशियो में डिवाइड किया। तो वो सारा स्टेटमेंट सारी प्रूफ करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया लैम्डा OA प्लस म्यू OB इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू OC। ओके, हम इसकी मदद से किस तरह बता सकते हैं कि स्केलर्स को भी ये स्टेटमेंट का नाम दिया जा सकता है? लेट्स कंसीडर दैट, आप इसको नोट करें। आप इसको एक नोट बना सकते हैं, नोट। सो दैट मेरे पास इसी से रिलेटेड मैं डायग्राम लेता हूं। मेरे पास एक वेक्टर है OA, दूसरा है OB। आप इसको इसी तरह एक वेक्टर C के साथ डिवाइड करें। सपोज दैट मेरे पास ये जो रेशियो है, ये जो C है, इसमें रेशियो
रेशो 4 और 3 की फॉर्म में डिवाइड किया है ए बी को, तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं? आप इसको लिखेंगे 3OA 4OB और रिजल्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा? 3 + 4OC। वो किस वजह से? फिर आप देखिए बच्चों, जो रेशो इस जगह पर है वो कंपोनेंट किसके साथ है, और जो रेशो वाला कंपोनेंट किसके साथ है वो बेसिकली इसके साथ है। इसी वजह से ये जो 3 है ये OA के साथ आएगा और ये जो 4 है वो किसके साथ आएगा? OB के साथ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गिवन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लैम्डा म्यू थ्योरम। तो हम इसकी स्टेटमेंट को किस तरह लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस? तो क्या आ जाएगा? 3OA + 4OB किसके इक्वल होगा? 3 + 4OC। सो विच इज स्टेटमेंट ऑफ दिस कंडीशन, या आपके पास अगर इस तरह की कंडीशन दी गई हो तो स्टेटमेंट इस तरह आपकी चेंज होगी। मतलब ये है कि आप लैम्डा म्यू थ्योरम को इन जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो बच्चों, हमारे पास बेसिकली ये नोट जो है ये आपको ये बताया गया है कि अगर लैम्डा म्यू की जगह पर कोई और नंबर हो तो आप उस लैम्डा म्यू थ्योरम की स्टेटमेंट को किस तरह लिख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।